फोर्थ टाइप का हमारा सिस्टम क्या है, लेयर सिस्टम। डन। लेयर सिस्टम बात करता है दैट मींस लेयर, अलग एक लेयर बन रहा है, एक दूसरा अलग लेयर बन रहा है। लेयर ऐसा कहां देखने को मिला था, इंटरलेमिनार मतलब लेयर टाइप का। तो उसमें क्या बी अलग दिख रहा था, अल्फा बीटा अलग दिख रहा था, अल्फा अलग दिख रहा था। मतलब जहां भी लेयर बन रहा है इसका मतलब क्या कि एक चीज अलग दिखेगी, दूसरी चीज अलग दिखेगी। डन। ओके, इस तरीके का। चलिए, तो इस तरीके का अगर अलग अलग दिखना मांगता है अपने को, तो कहने का इनडायरेक्टली मतलब क्या है। अब लेयर वर्ड से आप समझो, आपको लेयर से ऐसा नहीं याद करना है कि ये 100% इंसॉल्युबल होगा लिक्विड में एंड 100% आल्सो इंसॉल्युबल होगा सॉलिड में। नो, लेयर अगर आपके दिमाग में आ रहा है बात कि लेयर सिस्टम होता क्या है, तो आप ये कनेक्शन लगाओ कि लेयर वर्ड कहता क्या है। डन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर यू टैक्टिक आ रहा है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब क्या, लोअर मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या कि ए का मेल्टिंग पॉइंट अगर ज्यादा है बी से, तो उनका दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा ऐसा चिड़िया टाइप का, तो वो नीचे बनेगा, मतलब दोनों से नीचे बनेगा, लोअर मेल्टिंग पॉइंट हो गया, और वहां से आप ग्राफ को इजिली प्लॉट कर गए। तो एक वर्ड, जो भी एक वर्ड क्वेश्चन से ही आप सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही एक तरीका है, और यही बेटर वे में कंसेप्ट बिल्डिंग का यही तरीका है कि जो अगर शियर फोर्स, अगर एग्जामिनर ने पूछा कि ये शियर फोर्स होता क्या, बेंडिंग मूवमेंट होता क्या है, तो देखो बेंड मतलब क्या, मोड़ना, और वहां से पूरा इंटरलिंक लगा लो कि जो डिराइव भी फॉर्मूले हो रहे हैं, चाहे जो फॉर्मूले का रिजल्ट भी आ रहा है, तो कैसे आया है सर। आपके दिमाग में खुद ही आना चाहिए कि हाँ अगला स्टेप ये होगा, अगला स्टेप ये होगा। तो इसको बोला जाता है 100% कनेक्शन। ये बार के इंटरव्यू में अगर आप इस तरीके से कनेक्शन बना के आप नहीं स्टडी करते हो, तो वहां पे जाके बिल्कुल आपकी हालत खराब होने वाली है। डन, क्लियर। चलो, तो इस तरीके से कनेक्शन बनाना है। तो मैं लेयर सिस्टम की बात कर रहा था। तो आते हैं दोबारा टॉपिक पे कि जो हमारा फोर्थ नंबर का सिस्टम है वो लेयर सिस्टम है। तो लेयर वर्ड से क्या समझ में आ रहा है कि एक एलिमेंट का लेयर अलग बनेगा, दूसरे एलिमेंट का लेयर अलग बनेगा। डन, इज इट ओके कि अलग अलग लेयर बन रहे हैं। दैट मींस व्हाट कि चाहे लिक्विड में हो चाहे सॉलिड में हो, अलग अलग बनेंगे लेयर। अलग अलग बनने का मतलब क्या, 100% इनसॉल्युबल। तो ये बुलेट वर्ड ऐसा पकड़ना है। तो लेयर सिस्टम क्या बात कहता है, लेयर सिस्टम ये बात कहता है कि in both medium, both element exhibit insolubility। चलो ठीक है, प्रॉपर इंग्लिश में बात करते हैं, प्रॉपर अंग्रेजी में बात करते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस में स्टार्ट करते हैं। फोर्थ वाला जो सिस्टम है वो है लेयर सिस्टम। ठीक है, लेयर सिस्टम। लेयर सिस्टम, लेयर वर्ड का मतलब क्या कि लेयर के फॉर्म में बनेगा, लेयर के फॉर्म में बनेगा, लेयर के फॉर्म में बनेगा, आइदर इन लिक्विड स्टेट और इन सॉलिड स्टेट। कि अगर ये लिक्विड स्टेट में भी रहे तो लेयर में रहेगा, और सॉलिड स्टेट में भी अगर रहेगा तो लेयर में रहेगा। डन, क्लियर। दैट मींस लेयर का मतलब देखते ही क्या हो रहा है कि अलग अलग, मतलब बाइफर्केशन। बाइफर्केशन मतलब अलग अलग, अलग अलग ये दोनों शो हो रहे हैं। तो यहां से डेफिनेशन आपकी क्या बनी कि इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम, आप लिखो अंग्रेजी लिखो, इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम। देखो यही इसी वर्ड से आपको पकड़ना है, और डेफिनेशन खुद ही बनानी है, याद नहीं करना है। चलो, सो इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम, ये टोटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तब मैं ऐसे आपको बता रहा हूं कि यहां पे कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। डन ना। अगर ये कंसेप्चुअल सब्जेक्ट होता लाइक थर्मल सेक्शन, पावर प्लांट, आरएसी, आईसी इंजन, थर्मोडायनेमिक्स, या फिर डिजाइन ऑफ मशीन या थ्योरी ऑफ मशीन, या कोई भी चीज, अगर वो कंसेप्चुअल ऐसा होता तो उसमें तो कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल हलवा लगता है। लेकिन ये हाईली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और बोरिंग भी। मेरे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं बोरिंग, बट तभी भी कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है। जो वर्ड दिया है वहीं से आप कनेक्शन देखो कि ये वर्ड का मीनिंग क्या है, तो आपको तुरंत आप पूरा डेरिवेट करके पूरी की पूरी चिट्ठी को आप सामने खोल दोगे। तो ये दीज आर द टेक्निक्स टू हाउ टू स्टडी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो बाइफर्केशन हो रहा है यहाँ पे। दैट मींस व्हाट कि इन दिस सिस्टम द टू element exhibit 100% insolubility in both medium, either in liquid or solid state. Done? Is it okay? So these are the techniques. और इसमें कोई भी चीज याद करने वाली नहीं है, लेयर से ही आपको समझ में आना चाहिए। याद जो करेगा वो मरेगा, याद नहीं करना है। चलिए, तो इसको रफ करते हैं। ये पार्शियल यूटेक्टिक सिस्टम का ये कहानी था। ओके,
अब लेयर सिस्टम में देखते हैं कैसे फेज डायग्राम बनेगा। चलिए, तो दो एलिमेंट हम लेते हैं। टू एलिमेंट की डेफिनेशन क्या कह रहा है? टू एलिमेंट की बात कर रहा है कि दो एलिमेंट आपके आइदर इन लिक्विड स्टेट या फिर सॉलिड स्टेट में इंसॉल्युबिलिटी शो करेंगे, ये बात कह रहा है। तो दो एलिमेंट लेते हैं। सबसे पहला एलिमेंट आपका होगा ए, जैसा कि हम लेते आए, और दूसरा एलिमेंट आपका होगा बी, ठीक है। और ए एंड बी, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होगा, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ए को हमने कोड किया एम से और बी को हमने कोड किया एन से। यही हमारा मेथड है, इसी तरीके से हम लेते आए हैं अभी तक। अब समझाने की, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। केस नंबर फर्स्ट पे हम स्टडी कर रहे हैं, केस नंबर सेकंड हम इजीली कर सकते हैं, फिर से मैं बता दूंगा। चलो, अगर ऐसा हो तो हम क्या करेंगे? दो एलिमेंट है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर उसका है। अब ऑब्जर्व करते हैं उसके फेज डायग्राम को। फेज डायग्राम में क्या, दो एलिमेंट है तो दो टेम्परेचर के एक्सिस बनेंगे और दोनों का कंपोजिशन बनेगा। दो टेम्परेचर के एक्सिस बने, ये टेम्परेचर की एक एक्सिस फर्स्ट वाली और ये टेम्परेचर की एक एक्सिस सेकंड वाली, और नीचे ये 100% आपका होगा ए एलिमेंट, और ये 100% ए एलिमेंट घटते घटते क्या हो गया है? 0%, 0% हो गया है ए, 0% ए हो गया है। और यहाँ पे 100% बी था, 100% बी था, जो घटते घटते इधर आके वो 0% हो गया है बी। और ये लाइन क्या शो कर रही है? कंपोजिशन की लाइन है, वेट परसेंटेज को शो कर रही है। इतना हम अभी तक करते आए हैं। अब ए का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर जो m है, ए का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर जो m है वो ज्यादा है, तो आपने उसको रखा ज्यादा। क्लियर? अब बी का जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो ए से कम है, ओके, तो वो ए से कम है तो आपने कम रखा यहां पे n, आपने इतना कोड कर दिया। चलो, ये वैल्यू आपने टोटल यहां पे डेटा को कोड कर दिया, ओके। अब बात करते हैं कि लिक्विड स्टेट की। तो लेयर टाइप का ये बनेगा, तो लेयर टाइप का आप बनाओ। तो चलो लेयर टाइप का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक लेयर बना इसका, दूसरा लेयर जो बना वो इसका बना, ऐसा लेयर ऐसा बनेगा, ठीक है। अब यहां पे ए वाला एलिमेंट यहां पे मेल्ट हो रहा है, इसके ऊपर जब जाया जा रहा है इस टेम्परेचर के जब ऊपर जाया जा रहा है तो वो मेल्ट हो जा रहा है। और यहां पे बी वाले एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट ये n है, इससे जब ऊपर जाया जा रहा है तो वो मेल्ट होकर लिक्विड में बदल जा रहा है। तो इसके ऊपर आपका जो बी होगा किसमें होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा, पहली चीज। और इसके ऊपर और इस टेम्परेचर के ऊपर जो आपका ए होगा वो क्या होगा? लिक्विड में होगा, ठीक है। और इसके ऊपर तो बी पूरा का पूरा लिक्विड में रहेगा ही रहेगा, तो आपने प्लस किया और बी पूरा लिक्विड में रहेगा ही रहेगा। तो इस लाइन के ऊपर दोनों एलिमेंट आपके लिक्विड में रहेंगे और अलग अलग रहेंगे। दिखाऊंगा माइक्रो स्ट्रक्चर जब मैं ड्रॉ करूंगा तो आपको दिखाऊंगा कि कैसा अलग अलग रहेगा। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। डेंसिटी डिफरेंस के कारण बिल्कुल अलग अलग इनकी लेयर बनेगी। जैसे क्या, एक बकेट में आप पानी लेते हो और इसमें क्या, तेल को डाल दो, ऑयल को डाल दो, तो ऑयल का लेयर अलग अलग रहा। क्योंकि क्यों अलग अलग रहा? बिकॉज ऑयल की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी में डिफरेंस है, दैट इज द पॉइंट। चलिए, और ये डेंसिटी में डिफरेंस, ए एंड बी के डेंसिटी में डिफरेंस क्यों है उसका भी मैं रीजन आपको बताऊंगा। बट अभी हम फेसेस को ड्रॉ करते हैं। अब इस लाइन से जब आपका ए नीचे उतरा, कूलिंग होगा, जब वो नीचे उतरा तो आपका ए बन चुका है सॉलिड, बट आपका जो बी है अभी भी लिक्विड में है, क्योंकि बी इस पॉइंट से जब तक ऊपर रहेगा वो लिक्विड में रहेगा, ओके। अब इस लाइन से जब दोनों एलिमेंट नीचे उतर रहे हैं तो ए तो सॉलिड में रहा, लेकिन ये बी जो लिक्विड था अब वो क्या हो गया है? सॉलिड में हो गया है। क्यों सॉलिड में हो गया? बिकॉज ये मेल्टिंग पॉइंट से वो नीचे है, तो सॉलिडिफाई हो गया, सॉलिड में हो गया। तो ये ऐसा बना, और यही है इसका फेस डायग्राम, यही है इसका फेस डायग्राम। डन? क्लियर? अब तो फर्स्ट हमारा टारगेट क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? फर्स्ट हमारा टारगेट होता है कि हम फेस डायग्राम को प्लॉट करें, जो कि हमने कर लिया। दूसरा हमारा होता है कि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से या ईएसी पॉइंट ऑफ व्यू से या आईएएस या आईएफएस पॉइंट ऑफ व्यू से या आईआरएमएस पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एसएससी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस बनते हैं न्यूमेरिकली। बट इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता ना, बिकॉज इसमें लिक्विडस एंड सॉलिडस कोई जोन ही नहीं है, आप बाइफरकेट नहीं कर सकते। लिक्विडस एंड सॉलिडस कोई ऐसा कर्व आपको कहीं भी मिल ही नहीं रहा है कि जिसमें आप एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन करो वो कट क्रॉस करे। आप अगर किसी भी कंपोजिशन पे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हो, कोई भी कर्व आपको कट करता ही नहीं, यहाँ पे कर्व नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। इसलिए
ये जो सारे के जो क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं हैं इसमें खत्म है, इसमें क्वेश्चंस नहीं बनेंगे इस वाले टाइप में, तो क्वेश्चंस तो नहीं बने। ओके, तो हमारा जो सेकंड वाला टास्क है वो फिनिश हो गया। थर्ड वाला टास्क और जो आखिरी टास्क होता है वो हमारा होता है माइक्रो स्ट्रक्चर्स को प्लॉट करना। तो ये हमारा टास्क है कि माइक्रो स्ट्रक्चर्स इसको इसमें देखा कैसे जाए। ठीक है, तो लेयर सिस्टम में माइक्रो स्ट्रक्चर्स को देखने का कोई भी सवाल आता नहीं है। क्यों नहीं आता है? बिकॉज इसको हम माइक्रो स्ट्रक्चर्स पे हम उन चीजों को देखते हैं जो कि प्रेसिपिटेट या पार्शियली बने हो, लेकिन जो देखने में ही दूर से विजिबल नेकेड आई से ही वो अलग अलग लेयर में बना है। जैसे इस तरीके से अगर कोई चीज बना हो, एक ब्लैक एक रेड, बिल्कुल अलग अलग लेयर हो, ये दो एलिमेंट है और अलग अलग इनकी लेयर ऑलरेडी बन चुकी है, तो आप इजिली नेकेड आई से आप देख सकते हैं। डन है ना, क्लियर है ना। जैसे फॉर द एग्जाम्पल कि आपने एक गलन लिया, उसमें वाटर को भरा, फिर से ऑयल डाला बिल्कुल आराम से, तो ऑयल की ऊपर लेयर बन गई, तो आप उसको नेकेड आई से देख सकते हैं। मतलब लेयर अगर बनी तो नेकेड आई से देख सकते हैं। बट जहां मजबूरी होती है तब हम मेटलर्जिकल लैब में हम ले जाते हैं और माइक्रोस्कोप लगा के देखते हैं। हम क्यों फालतू की तकलीफ करें? जब लेयर बनेगा तो हम इजीली नेकेड आई से देख लिए। बट जहां प्रेसिपिटेट बन रहा है, चाहे जहां इंसॉल्युबल बन रहा है, तो उसमें क्या होगा कि आपको अलग अलग बाइफर्केशन नहीं मिलेगा, अलग अलग बाइफर्केशन आपको दिखेगा ही नहीं दिखेगा। आपको माइक्रोस्कोप जब आप यूज करोगे तब वो बाइफर्केशन दिखेगा। तो दीज आर द रीजन। तो अब आप इसको माइक्रो स्ट्रक्चर्स आप ना प्लॉट करके आप इजीली प्रैक्टिकली जरा ऑब्जर्व करोगे कि कैसा यहाँ पे सिस्टम बन रहा है। चलिए तो उसको भी ऑब्जर्व करते हैं। ओके, तो जरा प्रैक्टिकली अगर जो चीज नेकेड आई से दिख जा रही है तो हमें माइक्रोस्कोप पे इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये लेयर सिस्टम की ही बात हो रही है। अब लेयर सिस्टम में हम नेकेड आई से देखते हैं कि चीजें हमें कैसे दिखती हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है कि ए का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है ए का, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स एम, वो ग्रेटर है बी के मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, दैट मीन्स एन से। क्लियर? मतलब ए का टेम्परेचर जो है मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर बी के मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर से बड़ा है, ऐसा ये गिवन है कंडीशन। ठीक है, और इन दोनों का वॉल्यूम जो है, इन दोनों का वॉल्यूम है वो सेम है। तो सेम वॉल्यूम के दो एलिमेंट्स लिए हमने, और जब उनको पिघलाना हमने शुरू किया तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो ये ए वाला एलिमेंट है ये बाद में मेल्ट हो रहा है, तभी इसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ज्यादा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब ये बाद में मेल्ट क्यों हो रहा है? दिस इज द मेन पॉइंट कि बाद में मेल्ट क्यों हो रहा है। अब इसको बहुत ही हलवा बना के समझते हैं। देखो कि फॉर द एग्जाम्पल, अगर मैं बिल्कुल देसी एग्जाम्पल लूं, बाद में मैं प्रैक्टिकल भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर 1 लीटर वाटर लेते हो और यहाँ 2 लीटर आप वाटर लेते हो, यहाँ 2 लीटर वाटर लेते हो, 1 लीटर वाटर लेते हो, ठीक है, आग लगा देते हो, सेम अमाउंट ऑफ फायर आप लगाते हो, तो ये अगर 5 सेकंड में अगर बॉयल होगा, सपोज दैट 5 मिनट में अगर ये बॉयल होगा, तो क्या ये 5 मिनट में बॉयल होगा? आंसर मी, क्या ये 5 मिनट में बॉयल होगा? नो, ये 5 मिनट में बॉयल नहीं होगा। ये मे भी हो सकता है 7 मिनट में हो या और किसी एक टाइम पे हो, लेकिन ये 5 मिनट से बड़ा ज्यादा टाइम लगाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मास ज्यादा हो, अगर मास ज्यादा होता है तो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर इंक्रीज करता है एट द रेट, कंडीशन क्या है, एट द रेट सेम वॉल्यूम। अब जरा फिजिक्स की यहां बात करते हैं और थोड़ा इन डेप्थ में घुसते हैं, तब और चीजें समझ में आएंगी। देखो कैसे कि सेम वॉल्यूम पे है, सेम वॉल्यूम पे दोनों आपका एलिमेंट है, बट एक एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ज्यादा होगा, यानी कि उसके अंदर ज्यादा उस बॉन्ड उलझे होंगे, बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तभी मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर उसका बढ़ा। अगर इस एलिमेंट को मेल्ट कराने में ज्यादा एनर्जी लग रही है, तो किस लिए लग रही है? क्योंकि एनर्जी जब बॉन्ड को तोड़ती है तभी वो मेटल पिघलता है। तो अगर जिसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, तो इसका मतलब साफ है कि उसमें ज्यादा एटम्स हैं और ज्यादा बॉन्डिंग है। और ज्यादा एटम्स होने का मतलब क्या कि एट द रेट सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ज्यादा मास ऑफ एटम कंटेन कर रहा है आपका वो एलिमेंट। तो मास ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ए is greater than mass of atom
ऑफ एलिमेंट बी। दैट मीन्स व्हाट कि ए का जो मास है, ए का जो मास है वो ज्यादा है बी के मास से। और अगर मास वॉल्यूम सेम रहा और मास ज्यादा हो गया, दैट मीन्स व्हाट कि डेंसिटी ए की ज्यादा है डेंसिटी बी से। ठीक है, अब यहां से आपको सॉल्यूशन मिलना शुरू हो गया होगा कि जिसकी डेंसिटी कम वो फ्लोट कर जाएगा, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो नीचे बैठ जाएगा, वो सिंक कर जाएगा। क्लियर है? चलो अब नेकेड आई से लेयर को ड्रॉ कर दो। सो दीज आर द फैक्ट्स। चलो तो अब लेयर्स को ड्रॉ कर दो प्रैक्टिकली हर एक सेक्शन के लिए। तो इसमें आप कहीं से भी सेक्शन लोगे केवल एक ही सेक्शन मिलेगा, चाहे यहां से लो सेक्शन, चाहे यहां से लो, चाहे कहीं से लो, आपको केवल मिलेगा एक सेक्शन आपको मिलने वाला है, केवल ये एक सेक्शन मिलने वाला है। तो इसको नाम देते हैं 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 4। ठीक है, तो 1 से 2 सेक्शन की बात करते हैं। तो 1 से 2 सेक्शन की हमने बात की। तो 1 से 2 सेक्शन में ए एंड बी दोनों लिक्विड में है। ओके, तो जरा प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूं। दोनों ए और बी दोनों लिक्विड में है, और ए का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ ए इज ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ बी। दैट मीन्स व्हाट कि इसकी डेंसिटी, ए की डेंसिटी ज्यादा है बी की डेंसिटी से। अगर कंपैरिजन किया जाए, बी की डेंसिटी कम है, ए की डेंसिटी ज्यादा है, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो क्या करेगा, सिंक करेगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। सिंपल। तो इसी लॉजिक को फॉलो करना है सारे के सारे सेक्शन में। तो ए करेगा सिंक, तो ए ने किया सिंक, तो ये रहा ए लिक्विड, ये यहां होगा। ठीक है, अब और फ्लोट क्या करेगा, फ्लोट आपका करेगा बी लिक्विड आपका फ्लोट करेगा, अब चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। 2 से 3 सेक्शन की हम बात करते हैं। अगर तो 2 से 3 सेक्शन में अगर हम बात करेंगे तो यहां पे आप देखो कि ए सॉलिड है और बी लिक्विड में है। ठीक है, तो ए तो ऑलरेडी नीचे रहा ना, तो अब ये लिक्विड जो है सॉलिड में बदल चुका है। तो ठीक है, अब यहाँ ए जो है ये सॉलिड में बदल चुका है, और इसके ऊपर वही लिक्विड के फॉर्म में है आपका क्या, बी, लिक्विड के फॉर्म में है बी। वेरी सिंपल। अब 3 से 4 की तरफ हम चलते हैं। 3 से 4 की तरफ चलेंगे तो सो बोथ आर इन लिक्विड सॉलिड फेस, तो दोनों आपके सॉलिड फेस में होंगे। तो उसकी हम बात करते हैं। तो ये देखो दोनों सॉलिड फेस में है। नीचे कौन रहेगा, ऑफ कोर्स नीचे आपका रहेगा ए सॉलिड, और ऊपर आपका कौन रहेगा, बी सॉलिड, ऊपर आपका रहेगा बी सॉलिड। सो दीज आर द टेक्निक्स which observed by naked eyes, not microscope. Done? Clear? So my dear friends, ये आप पूरा पहले नोट करो। नोट किया? ठीक है, वीडियो को पॉज करो और नोट करो। ठीक है, आपने ये पूरा नोट किया तो यहां से ये लेयर सिस्टम क्लियर होता है। तो हमने फेस डायग्राम में टोटल 5 सिस्टम थे, ये चौथा वाला सिस्टम है लेयर सिस्टम। तो 4 सिस्टम हमारे फिनिश हो गए। अब 5वां एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम हमारा स्टार्ट होगा आयरन एंड आयरन कार्बाइड डायग्राम से। क्लियर? आयरन एंड आयरन कार्बाइड डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे के पूरे इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो 5वां वाला ही है, और उसी के लिए हम तैयार हो रहे थे। डन ना? चलिए, तो अभी तक एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूं। तो पहला वाला आपने पढ़ा आइसोमॉर्फस सिस्टम, फर्स्ट वाला आपने पढ़ा है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आइसोमॉर्फस सिस्टम पढ़ा है। सेकंड वाला जो आपने पढ़ा है यूटेक्टिक सिस्टम पढ़ा है। थर्ड वाला जो आपने पढ़ा है पार्शियल यूटेक्टिक पढ़ा है। फोर्थ वाला आपने पढ़ा है लेयर सिस्टम पढ़ा है। इतना पढ़ा है, और इसमें हर जगह आपने कूलिंग कर्व का इस्तेमाल किया है, यूज किया है। मैंने आपको बोला भी था कि 5वें वाले में भी जो आयरन एंड आयरन कार्बाइड डायग्राम होगा, इसमें भी आयरन एंड आयरन मतलब आई, नहीं तो ऐसे सिंबॉलिक में एफ ही लिखो, बट आयरन कार्बाइड डायग्राम। ओके, तो ये 5th नंबर पे ये जो आयरन एंड आयरन कार्बाइड डायग्राम है, इसको भी मैंने बताया था कि कूलिंग कर्व से होगा। बट आयरन का एक और प्रॉपर्टी होता है, आयरन का जैसे सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स थे माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी एलिमेंट्स थे, ये चारों के चारों सेक्शन में, इस सिस्टम में जितने एलिमेंट के पेयर आपने देखे,
जितने एलिमेंट के पेयर आप देखें तो उनका जो कूलिंग हो रहा था केवल एक स्टेप में ऐसे हो रहा था, केवल एक स्टेप में हो रहा था। बट आयरन के साथ एक थोड़ा सा गड़बड़ी है। आयरन एंड आयरन कार्बाइड डायग्राम को आप डील कर रहे हो तो आयरन के साथ थोड़ा एक गड़बड़ी है। उसमें जब कूलिंग आप करते हो तो उसमें कई स्टेट में ट्रांसफॉर्मेशन होता है माय डियर फ्रेंड्स, कई स्टेट में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इस तरीके से उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। दैट मींस यहाँ पे तो ये लिक्विड में था, ये लिक्विड से सॉलिड में चेंज हुआ, अब ये यहाँ से सॉलिड में बन चुका है। ऑफ कोर्स ये अब यहाँ से पूरा पूरा हर जगह सॉलिड में, हर जगह सॉलिड में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह पूरा सॉलिड में। यहाँ तक लिक्विड में था, यहाँ से लिक्विड चला और यहाँ तक लिक्विड में था, उसके बाद सॉलिड में ट्रांसफॉर्म हुआ और उसके बाद अब पूरा का पूरा हर जगह सॉलिड ही है। लेकिन तभी भी इसमें चेंजेस होंगे। किस टाइप के चेंजेस होते हैं वो अब देखना है। ये चेंज ऑफ कोर्स जैसे ये लिक्विड है, यहाँ से लिक्विड से सॉलिड में चेंज हुआ, ये सॉलिड हुआ और फाइनली हमें मिला क्या, सॉलिड। तो इस टाइप के चेंजेस को क्या बोलते थे, फेज चेंजेस, फेज चेंजेस आप बोलते थे। ठीक है, तो ये जो होगा ये आपका फेज चेंजेस होगा, मतलब फेज का चेंज हो रहा है फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। ओके, अब लेकिन जो ये वाला जो चेंजेस है और ये वाला जो चेंजेस है ये क्रिस्टल के चेंजेस होते हैं। आयरन में ये अलग अलग टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर कुछ अलग होगा, ये टेम्परेचर कुछ अलग होगा, यहाँ पे अलग क्रिस्टल के चेंजेस होंगे। बीसीसी कहीं बनेगा, कहीं एफसीसी बनेगा, ऐसा मैंने बीसीसी एफसीसी बता रखा है आपको ऑलरेडी, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक, दीज आर ऑल। तो यहाँ पे क्रिस्टल के चेंजेस होते हैं, यहाँ पे क्रिस्टल के चेंजेस होते हैं। इज इट ओके? इन दोनों लाइन पे क्रिस्टल के चेंजेस होते हैं। और यहाँ पे जो चेंज होता है मैग्नेटिक चेंज होता है, मैग्नेटिक चेंज होता है। आयरन मतलब मैग्नेटिक नेचर का हो जाता है यहाँ। और इसके नीचे पूरे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट यूज करती है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को खेलना किससे होता है, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग उनको खेलना होता है मैग्नेट से, कि फ्लक्स को जनरेट करो, मतलब आयरन को इतना ज्यादा घुमा दो कि उसमें फ्लक्स जनरेट हो जाए, दैट मींस क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाए। तो ये वाला जो डिपार्टमेंट होता है, ये वाला जो डिपार्टमेंट होगा, ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ये इलेक्ट्रिकल वालों का होता है। बट हम खेलते हैं इसके ऊपर, हम खेलते हैं इसके ऊपर, इस वाली लाइन के हम ऊपर खेलते हैं। इसीलिए ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो टेम्परेचर है, क्यूरी टेम्परेचर इसे बोला जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी ईएससी हर जगह खूब मल्टीपल बार पूछा गया है, वो मैं बताऊंगा, हर सारी चीजें बताऊंगा, बट यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। डन, क्लियर? तो यहाँ भी देखो कूलिंग कर्व ही है, ये कूलिंग कर्व है। मैंने बोला है कि इन पांचों में कूलिंग कर्व का यूज होगा, तो ऑफ कोर्स ये भी कूलिंग कर्व है, ये भी कूलिंग कर्व है। इसमें इसका अब यूज करके हम आयरन एंड आयरन कार्बाइड डायग्राम को बनाएंगे। इस कूलिंग कर्व को मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जब आयरन एंड आयरन कार्बाइड डायग्राम लेके आऊंगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं पहले पूरे आयरन का कूलिंग कर्व मैं आपको समझाऊंगा कि वो कैसे कूल होता है स्टेप बाय स्टेप। और जब उसका कूलिंग होना आपको समझ में आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप, तब आप उस कूलिंग कर्व की हेल्प से, मैंने बोला है कि विदाउट हेल्प ऑफ कूलिंग कर्व आप किसी भी सिस्टम के फेज डायग्राम को ड्रॉ नहीं कर सकते। तो सब इसीलिए आयरन का कूलिंग कर्व पहले आप पढ़ लो, उसके बाद आप आयरन एंड आयरन कार्बाइड डायग्राम मतलब उसका फेज डायग्राम आप ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, इसीलिए आयरन इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आयरन को बोला जाता है फादर ऑफ सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑल्सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसीलिए आयरन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आयरन में बहुत सारे क्रिस्टल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत सारी चीजों के ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। लेकिन ये चारों के चारों सिस्टम में जितने भी एलिमेंट आपने देखे थे, चाहे कॉपर निकेल, चाहे गोल्ड, चाहे कॉपर, किसी भी एलिमेंट के जो कॉम्बिनेशन आपने देखे थे, तो केवल एक स्टेप में ही उनका चेंजेस हो रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। और वो कौन सा हो रहा था, वो फेज का हो रहा था। डन, क्लियर? सो दीज आर ऑल द फैक्ट्स। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, उसमें मैं आयरन का कूलिंग कर्व बताऊंगा, क्लियर? और उसकी हेल्प से, बिकॉज विदाउट यूज ऑफ कूलिंग कर्व, और बार बार रिपीट नहीं करना, तो उसकी हेल्प से हम आयरन एंड कार्बन डायग्राम को पूरा का पूरा प्लॉट करके समझेंगे। हर जगह कहीं भी आयरन कार्बाइड डायग्राम पूरा बना दिया जाता है, उसको समझाया जाता है, नो, हम डेवलप करेंगे, जैसा कि अभी तक करते हैं, हम डेवलप करेंगे। ओके, ठीक है। थोड़ा सा लेयर सिस्टम में हम एग्जांपल को कोड कर लेते हैं कि लेयर सिस्टम के कौन से सुटेबल एग्जांपल हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आयरन एंड आयरन कार्बाइड डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए, तो लेयर सिस्टम के एग्जांपल आप कोड करो। दिस, ये है इसके पेयर्स। अगर ये पेयर लेते हो कॉपर मोलिब्डेनम का, तो लेयर सिस्टम देगा। कॉपर टंगस्टन का लेते हो तो लेयर सिस्टम, उसके बाद सिल्वर और आयरन का लेते हो तो लेयर सिस्टम, एंड दिस अगेन। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आप लेते हो, ऐसा पेयर लेते हो, तो ये लेयर सिस्टम देंगे। ओके,
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, ताकि इस लॉकडाउन में आपके फ्रेंड की हेल्प हो सके, वो घर पे बैठ के इजीली सब पूरे के पूरे सब्जेक्ट की थॉरो नॉलेज एट द लेवल ऑफ इंटरव्यू और कन्वेंशनल लेवल पे वो थॉरो नॉलेज ले सके। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। हैव अ नाइस डे।